अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन, उसकी बनावट, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क दे रहा होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ये हमारी बॉडी को एक मजबूत शक्ल देने का काम कर रहा होता है। और क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। हमारी बॉडी में मौजूद स्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बना हुआ होता है और उसके अलावा उसके साथ कार्टिलेज भी शामिल होती है। कार्टिलेज को हम हमारी सॉफ्ट बोन्स कह रहे होते हैं। ये जो हमारा स्केलेटन हमारे पास मौजूद है ये मसल्स के साथ जुड़ करके एक सिस्टम बनाता है जिसे मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। और ये मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद कर रहा होता है। अगर हम हमारी बात करें, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वो हड्डियाँ आपस में करीब आकर के आपस में जुड़ करके 206 फिर अडल्ट के अंदर बन जाती हैं। अगर हम हमारे स्केलेटन की बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में, तो ये हमें शेप और सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि हमने कहा फ्रेमवर्क हमें दे रहा है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने का काम कर रहा है, जैसे कि हमारे हार्ट हो गए, इन्हें बचाने का काम कर रहा है। उसके अलावा हड्डियों के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है और यहाँ रेड बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो कैल्शियम भी स्टोर होता है हमारे बोन्स के अंदर, और इस तरह से फास्फोरस भी यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है। उसके अलावा ये मसल्स को अटैच करता है ताकि फिर मूवमेंट हो सके। अब यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी की बात हो रही है। ऑस्टियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम हमारे ह्यूमन बोन्स को पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बोन का स्ट्रक्चर, बोन की डेवलपमेंट, बोन का फंक्शन और बोन की डिजीजेस, ये तमाम चीज़ें ऑस्टियोलॉजी में डिस्कस होती हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में कि हमारे बोन्स किस तरह से बने हुए हैं। हमारे बोन्स टफेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके अंदर कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं, बोन सेल्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं जैसे कि कैल्शियम फास्फेट, और 10 से 20% वाटर भी यहाँ पर पाया जाता है। बोन अपनी साइज़ के हिसाब से कुछ छोटे भी होते हैं, बड़े बोन्स भी होते हैं, और शेप के हिसाब से भी अलग अलग तरह के बोन्स होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर तमाम का सेम होता है। उनके अंदर एक पार्ट स्पंजी बोन का पाया जा सकता है जो कि लाइट वेट होगा, पोरस होगा, सुराखों वाला होगा, और ये आमतौर पर एंड्स पर यानी कि आखिरी हिस्सों में पाया जाएगा। और बाकी का हिस्सा जो होगा काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये सपोर्ट वगैरह भी देने का काम कर रहा होगा, जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन कह रहे होंगे। तो एक होता है स्पंजी बोन जिसे कैंसिलियस बोन कहा जाता है, और दूसरा बोन होता है वो कॉम्पैक्ट बोन या जिसे कॉर्टिकल बोन जो है कहा जाता है। उसके अलावा हम लोग हमारे बोन की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे बोन के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है और इनऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो कोलेजन फाइबर्स यानी कि प्रोटीन के बने हुए धागों पर कंसिस्ट करता है। कोलेजन हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये कोलेजन हमारे स्किन में भी मौजूद होता है। इस कोलेजन की वजह से हमारे बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं और मुश्किल से ही टूट पाते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करेंगे तो वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट का बना होगा जिसके अंदर कैल्शियम फास्फेट बुनियादी तौर पर मौजूद होंगे, और ये कैल्शियम फास्फेट हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना रहे होते हैं। इसी तरह से एक प्रोसेस का भी जिक्र है जिसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। जब कैल्शियम की साल्ट्स कोलेजन फाइबर्स के ऊपर यानी कि बोन पर डिपॉजिट होते हैं जिस वजह से बोन मजबूत बनता है, तो इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है न्यू बोन की फॉर्मेशन होना। अब हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग बोन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ी बोन मौजूद है, जैसे कि ये फीमर वाली बोन मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रही है, तो वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड हो सकती है। 3 हिस्से यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं, लेकिन अमूमन आपको 2 हिस्से ही देखने को मिलते हैं। एक जो कि आखिरी हिस्से होते हैं, जैसे कि ये वाले आखिरी हिस्से होते हैं, इन्हें कहा जाता है एपीफाइसिस, और जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है डायफाइसिस। तो मिडिल पोर्शन और टर्मिनल पोर्शन ये हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको इन दोनों हिस्सों के बीच का रीजन भी देखने को मिल सकता है जिसे मेटाफाइसिस कहा गया होता है। तो मेटाफाइसिस एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में पाए जाने वाला हिस्सा होता है। एपीफाइसिस के भी यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए हैं, प्रोक्सिमल यानी कि जो शुरुआती होगा, और जो दूर वाला होगा उसे डिस्टल एपीफाइसिस कहा जाएगा। इस एपीफाइसिस में ज़्यादातर जो पार्ट मौजूद होता है वो स्पंजी बोन मौजूद होता है, और डायफाइसिस में जो ज़्यादा पार्ट मौजूद होता है वो कॉम्पैक्ट बोन होता है। अब हम बात करते हैं एपीफाइसिस के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि एपीफाइसिस स्पंजी बोन यानी कि कैंसिलियस बोन का बना हुआ होता है।
अब ये जो स्पंजी बोन होता है इसके अंदर इस तरह से होता है कि छोटे छोटे से पार्ट्स आपस में से कनेक्टेड होते हैं और इंटरकनेक्टेड पार्ट्स को ट्रेबेक्यूलाई जो है कहा जाता है। तो इसके अंदर कई सारे ट्रेबेक्यूलाई मौजूद होते हैं। इन ट्रेबेक्यूलाई की वजह से ये वाला पार्ट जो है ज़्यादा वेट बेयरिंग हो जाता है, ज़्यादा वज़न उठाने वाला हो जाता है। मामला ये होता है कि जब कभी फोर्स किसी जगह पर लगती है, अगर वो एक ही पार्ट होगा तो सारे में फोर्स जो है वो फैल जाती है, लेकिन जब मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे तो फोर्स जो है ठीक से नहीं लग पाएगी। इस तरह से वो पार्ट महफूज रहेगा, फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर होती रहेगी। इस एपिफाइसिस में रेड बोन मैरो जो है मौजूद होता है और यहीं रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। इस एपिफाइसिस के ऊपर कार्टिलेज जो है वो मौजूद होती है। तो ये कार्टिलेज की लेयर जो है यहाँ पर मौजूद होती है, जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है। दरअसल कार्टिलेज की 3 किस्में होती हैं। तो यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज जो है वो इस एपिफाइसिस के ऊपर मौजूद होता है और ये फ्रैक्शन वगैरह यानी कि हड्डियों के रगड़ वगैरह से बचा रही होती है ताकि मूवमेंट आसान हो सके। अब हम बात करते हैं डायफाइसिस के बारे में, जो कि एक बोन का बीच वाला पार्ट होता है। तो इसे हम शेफ्ट या मिडल पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन कह रहे होते हैं। डायफाइसिस का जो आउटर लेयर होता है वो कॉम्पैक्ट बोन यानी कि कॉर्टिकल बोन का बना हुआ होता है और इस कॉम्पैक्ट बोन के बाद स्पंजी बोन यानी कि कैंसिलस बोन जो है मौजूद होती है। इसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है जिसे मेडुलरी कैविटी जो है कहा जाता है। इस मेडुलरी कैविटी में फिर येलो बोन मैरो मौजूद होता है। ये जो कॉम्पैक्ट बोन है जो कि डायफाइसिस में पाया जा रहा है, ये कॉम्पैक्ट बोन हमारे स्केलेटल मास के अंदर 80% ये मौजूद होता है, बाकी 20% स्पंजी बोन होता है। डायफाइसिस वाला रीजन कॉम्पैक्ट बोन की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा डेंस होता है और उसके अलावा ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोन के हवाले से, जो कि कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर यूनिट होता है। अगर बात होगी कि स्पंजी बोन का स्ट्रक्चर यूनिट कौन होता है तो वो होता है ट्रेबेक्यूलाई। ये जो ऑस्टियोन होता है जो कॉम्पैक्ट बोन का हिस्सा है, जो कि आपको इस तरह से ये वाले नज़र आ रहे हैं, इन तमाम कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ होता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को लेमेलाई जो है कहा जा रहा होता है। तो सर्कुलर रिंग्स आपको ये देखने को मिल रही हैं और इन्हें हम कंसेंट्रिक लेमेलाई जो है कह रहे हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर कोलेजन मौजूद है और इन ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हाइड्रोक्सी एपिटाइट यानी कि कैल्शियम फास्फेट जो है मौजूद है। इसके बीच के अंदर जो है सेंट्रल जो है हेवर्जन कैनाल मौजूद होता है। हेवर्जन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं। तो इस तरह से तमाम बोन में ब्लड वेसल्स जो है वो फैल जाती हैं और खून की सप्लाई हो रही होती है। याद रखिएगा कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स दाखिल नहीं होती, तो उसका न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचने का जो मराहल होते हैं या फिर उसकी रिपेयरिंग जो है वो भी स्लो होती है, जबकि बोन की न्यूट्रिएंट्स वगैरह और रिपेयरिंग जो है वो फास्ट होती है। यहाँ पर आप भी इस हेवर्जन कैनाल को देख रहे हैं, लेमेला यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ बीच में स्पेसेस भी नज़र आ रहे हैं जिन्हें ल्यूकना कहा जा रहा है और इन ल्यूकना के अंदर ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर एक हमारे पास ऑस्टियोन है और दूसरा ऑस्टियोन उसके साथ कनेक्टेड है तो कुछ रास्तों के ज़रिए से कनेक्टेड होगा जिन्हें वॉकमेंस कैनाल्स जो है कहा जाता है। तो वॉकमेंस कैनाल्स जो है वो एक ऑस्टियोन को दूसरे ऑस्टियोन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। मेडुलरी कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो मेडुलरी कैविटी जो है हॉलो कैविटी यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉलो नहीं होती, जबकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसकी जो अंदरूनी लेयर होती है उसे एंडोऑस्टियम कहा जाता है। बाहर की जो लेयर होगी सबसे बाहर वाली बोन की लेयर उसे पेरीऑस्टियम कहा जाता है, लेकिन इसकी अंदरूनी लेयर को एंडोऑस्टियम कहा जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर येलो बोन मैरो जो है अडल्ट्स में मौजूद होता है, लेकिन बच्चों के अंदर यहाँ पर रेड बोन मैरो मौजूद होता है। और ये येलो बोन मैरो जो यहाँ पर मौजूद होता है ये आमतौर पर फैट को स्टोर करता है और ये जब ज़रूरत होगी तो रेड बोन मैरो में भी कन्वर्ट हो सकता है। आमतौर पर जब बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है तब येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में तब्दील होता है। यहाँ खून की जब कमी होती है जिसे अनीमिया कहें, तब भी येलो बोन मैरो जो है रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होता है ताकि ज़्यादा खून जो है वो बनाया जा सके। रेड बोन मैरो जो है यहाँ पर ब्लड सेल्स जो है वो बन रहे होते हैं। मेनली ये जो है स्पंजी बोन में यानी कि एपिफाइसिस में मौजूद होता है और उसके अलावा फिलेट बोन्स के अंदर मौजूद होता है। फिर बात करते हैं पेरीऑस्टियम के बारे में, जो कि टफ और फाइब्रस आउटर कवरिंग होती है बोन की। तो बोन के ऊपर की कवरिंग को पेरीऑस्टियम कहा जा रहा है। अब जब मसल्स कनेक्ट होती हैं तो वो टेंडोन्स के जरिए से कनेक्ट होती हैं, तो वो भी पेरीऑस्टियम के साथ जुड़ेंगी। इसी तरह से लिगामेंट्स जो हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ती हैं वो भी इस पेरीऑस्टियम के साथ जुड़ेंगी। यहीं से ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो भी दाखिल होते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर बोन की ग्रोथ और रिपेयर को भी सपोर्ट कर रहा होता है। पेरीऑस्टियम में कई सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, सेल्स मौजूद होती हैं, तो ये बोन को प्रोटेक्ट और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। अब लास्ट के अंदर जिस मेम्ब्रेन का जिक्र किया जा रहा है वो है एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम अंदर की लेयर होती है, जिस तरह से बाहर की लेयर पेरीऑस्टियम होती है, इस तरह से अंदर की जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसे एंडोऑस्टियम कहा जाता है। यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोजेनिक
प्रोजिनेटर सेल्स कहते हैं, ऐसे सेल्स जो कि आगे चल करके बोन को बनाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बोन की ग्रोथ भी हो सकेगी, बोन दोबारा से अपने आप को तोड़ करके दोबारा बना भी लेगा और बोन की रिपेयरिंग भी यहाँ से हो सकेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बोन सेल्स के हवाले से कि बोन सेल्स किस तरह से डेवलप होते हैं, कहाँ से वो ओरिजिन होते हैं। हमारे एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, जिन्हें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म मौजूद होती है। मेसोडर्म के पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स कहा जाता है। ये वो सेल्स हैं जो मल्टीपोटेंट हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें से फिर और भी कई सारी किस्में निकलने वाली हैं। इनमें से एक सेल्स बनते हैं जिन्हें ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स कहा जा रहा है। ऐसे सेल्स जो बाद में ऑस्टियोब्लास्ट में तब्दील होंगे। जब ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है फिर बोन का मैट्रिक्स सीक्रेट करेगा, यानी कि ऑस्टियोइड को सीक्रेट करेगा। कुछ जगहें खाली बच जाएंगी और उन खाली जगहों में ये फंस जाएंगे। उन खाली जगहों को ल्यूकिनाई कहा जाता है और फिर ये तब्दील होकर के ऑस्टियोसाइड में बदल जाएंगे। तो एक मैच्योर बोन के अंदर जो है ऑस्टियोसाइड मौजूद होंगे। अब अगर हम बात करते हैं मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स के हवाले से, ये कहाँ मौजूद हो सकते हैं? ये जो है बोन मैरो में मौजूद हो सकते हैं, पेरीओस्टियम में मौजूद हो सकते हैं, एंडोओस्टियम के अंदर मौजूद हो सकते हैं, एडिपोज फैट टिश्यू के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भी न्यूबॉर्न में वहाँ पर भी मौजूद हो सकते हैं। अब इसी के बारे में दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था एंडोओस्टियम जो कि बोन के अंदर वाली लेयर होती है, वहाँ पर उस अंदरूनी लेयर में भी ये हमारे पास ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनेटर सेल्स मौजूद होते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि ये डिवाइड हो सकते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर भी और कॉन्ड्रियोब्लास्ट के अंदर भी। जब ये ऑस्टियोब्लास्ट में डेवलप होंगे तो फिर ये बोन को डेवलप करेंगे और जब ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट में तब्दील होंगे तो फिर कार्टिलेज को डेवलप करेंगे। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाएगी और कॉन्ड्रियोब्लास्ट कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को बनाएगी। अब ये जो एंडोओस्टियम है ये बोन की ग्रोथ भी करा रही है, बोन की रीमॉडलिंग भी करा रही है और उसके अलावा फ्रैक्चर वगैरह की हीलिंग भी यहाँ पर हो रही है। अब हम ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में बात करते हैं जो कि बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट में से केमिकल्स निकलते हैं और फिर वो बोन का मैट्रिक्स यानी कि बोन का मटीरियल बन जाता है और उसे ऑस्टियोइड जो कहा जाता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं। अब ये जो ऑस्टियोइड है, ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर कोलेजन फाइबर वगैरह मौजूद हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ मिनरल्स जो है आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम फास्फेट आ गया। मिनरल्स की वजह से ये फिर हार्ड बोन बन जाएगा और कुछ ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो फंस जाते हैं इस मैट्रिक्स में और फिर वो ऑस्टियोसाइड में तब्दील हो जाते हैं। जिन जगहों पर फंस जाते हैं उन जगहों को ल्यूकिनाई जो है कहा जाता है। तो ये स्मॉल स्पेसेस होती हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट, इनमें से मटीरियल निकलेगा ऑस्टियोइड और उसके बाद मिनरलाइजेशन होगी, कैल्सिफिकेशन, जिसमें फिर ये हार्ड मटीरियल बन जाएगा और इसी तरह से कुछ जगहों पर ये फंसे होंगे तो वहाँ पर फिर ये ऑस्टियोसाइड में तब्दील हो जाएंगे। अब ऑस्टियोसाइड की बात करेंगे जो कि मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। सवाल ये हो सकता है कि मैच्योर बोन सेल्स कौन से हैं, तो ऑस्टियोसाइट। बोन फार्मिंग सेल्स कौन से हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट। और बोन डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स कौन से हैं, तो वो है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, ये ल्यूकिना में मौजूद होते हैं और ये मैट्रिक्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, रीमॉडलिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। मजीद इन ऑस्टियोसाइट्स के पास लिखा हुआ है कि ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के साथ में भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर इन्होंने बोन बनाना है तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट के साथ में कम्युनिकेट करेंगे और अगर बोन को तोड़ना है पुराने बोन को तो उस दौरान ऑस्टियोक्लास्ट के साथ कम्युनिकेट करेंगे। बोन मैट्रिक्स को कैसे ये मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड के ज़रिए से जो भी मिनरल्स वगैरह पहुँचेंगे वो बोन के मैट्रिक्स में चले जा सकते हैं और जो वेस्ट वगैरह डेवलप हो रहा है वो फिर ब्लड को पहुँचाया जाएगा। तो ये मेंटेन करते हैं हेल्दी बोन टिश्यू को और रिपेयर वगैरह के अंदर भी काम कर रहे होते हैं। ध्यान में रखिएगा ऑस्टियोसाइट्स जो है ये मोस्ट अबंडेंट बोन सेल्स होते हैं। अब हम ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में बात करते हैं जो कि बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं। बोन रिजॉर्बिंग का मतलब है जो बोन को ख़त्म करने वाले हो, बोन को जज़ब करने वाले हो, बोन को खा जाने वाले हो। तो ये लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो बोन की रिजॉर्प्शन के अंदर, बोन को डिस्ट्रॉय करने के अंदर, पुराने ख़राब डैमेज्ड बोन मैट्रिक्स को ख़त्म करने में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है कैल्शियम वहाँ से हासिल कर लेते हैं और उसके फिर ब्लड में पहुँचा लेते हैं। तो जब पुराना मटीरियल ख़त्म हो चुका होगा ऑस्टियोब्लास्ट फिर नया बोन जो है बनाने का काम करेंगे। इस तरह से बोन की फ्रैक्चर की भी रिपेयरिंग भी हो सकती है और बोन की रीमॉडलिंग भी हो सकती है, यानी कि बोन की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। तो मिनरल्स को, कोलेजन को तोड़ लेते हैं और उसे ब्लड में दाखिल कर लेते हैं। उसके अलावा कैल्शियम वगैरह जो है वो भी हासिल कर लेते हैं। उसके अलावा इनकी ज़्यादा जगह होने की वजह से ये ज़्यादा रिजॉर्प्शन जो है कर पाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को तोड़ पाते हैं। अब हम बोन रीमॉडलिंग को समझते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है।
ऑस्टियोक्लास्ट जो है पुराने बोन को तोड़ते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट फिर नया बोन मटेरियल जो है बनाना शुरू करते हैं और इस तरह से ऑस्टियोसाइट फिर वहाँ पर आ जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को रिप्लेस करके और फिर बोन को मेंटेन करके रखते हैं। तो प्रोसेस की शुरुआत इस तरह से होती है कि ऑस्टियोब्लास्ट में से या ऑस्टियोसाइट्स में से कुछ सिग्नल्स जो हैं वो पहुँचते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट फिर पुराने बोन को तोड़ लेते हैं और फिर जब पुराना बोन टूट चुका होता है तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है फिर नया बोन बनाने का काम करेंगे। मिनरलाइजेशन होगी, हार्ड बनेगा वो स्ट्रक्चर और फिर फाइनली जो है ऑस्टियोसाइट्स आ जाएंगे और उस पूरे प्रोसेस को मेंटेन करके रखेंगे और इस प्रोसेस को क्विसेंस जो है कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो फाइब्रस कवरिंग होती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम जो है कहा जाता है। तो ये हमारे स्केलेटन में मौजूद होता है और हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये प्रीकर्सर टू बोन होता है, मतलब कि बोन से पहले ये कार्टिलेज का ही स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब अगर हम इसके काम के बारे में बात करेंगे तो ये जॉइंट्स में मौजूद हो सकता है। जॉइंट्स में जब मौजूद होगा, जोड़ों में जब मौजूद होगा, दो हड्डियों के बीच में जब मौजूद होगा तो फ्रिक्शन से बचाएगा। उसके अलावा जो फोर्स लग रही होगी एक बोन की दूसरे बोन पर, उस फोर्स को भी कम करेगा और उसके अलावा कुशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अगर हमारे पास ये एक बोन का स्ट्रक्चर मौजूद है ये नीचे, तो इसके ऊपर कार्टिलेज की सबसे ऊपर वाली लेयर पेरिकॉन्ड्रियम, उसके बाद का जो अंदर का हिस्सा होगा वो होगा मैट्रिक्स कार्टिलेज का और उस कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्पेसेस होंगे जिन्हें ल्यूकिनाई कहा जाएगा और ल्यूकिनाई के अंदर कुछ सेल्स होंगे जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है और उसके बाद फिर बोन का स्ट्रक्चर जो है मौजूद होगा। कार्टिलेज के बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इनका एक कैरेक्टर ये होता है कि ये अवेस्कुलर होती है, जबकि जो हमारा बोन होता है वो वेस्कुलर होता है, उसके पास ब्लड वेसल्स पहुँचती हैं। अब ब्लड वेसल्स जब आ रही थी बोन के अंदर तो तमाम बोन के सेल्स को जो मटेरियल रिक्वायर्ड था वो मिल रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल नहीं आ रही तो यहाँ पर मटेरियल के ट्रांसफ़र में डिफ्यूजन काम करेगी, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें पहुँचेंगी और फिर वो काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा, इसलिए इनकी ग्रोथ भी और रिपेयर भी दोनों ही स्लो होती हैं। कहाँ से डेवलप होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट में से ये डेवलप होती हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट फिर चेंज हो जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर। कॉन्ड्रोसाइट्स जिस जगह पर ठहर जाते हैं उसे ल्यूकिनाई कहा जाता है और कॉन्ड्रोब्लास्ट ही जो है कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है वो सीक्रेट करती हैं। अब ये जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है इसके अंदर कोलेजन फाइबर मौजूद होंगे और कुछ और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हो सकते हैं, जिसे प्रोटियोग्लाइकेंस यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। इस प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ मौजूद होगा और उसके अलावा कुछ नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन्स भी मौजूद हो सकते हैं, कोलेजन के अलावा के प्रोटीन। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर सेल होगा और पेरिकॉन्ड्रियम में ये मौजूद होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा, चेंज हो जाएगा और कॉन्ड्रोसाइट जो है डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये दरअसल मेंटेन कर रहे होते हैं उस पूरे मैट्रिक्स को, जबकि उस मैट्रिक्स को सीक्रेट करना और बनाना ये कॉन्ड्रोब्लास्ट का काम होता है। अब हम कार्टिलेज की किस्मों के बारे में जिक्र करते हैं। 3 तरह के टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होती है। कहाँ कहाँ मौजूद हो सकती है? नोज़ में यहाँ पर मौजूद हो सकती है। उसके अलावा ये जो है रिब्स और स्टेनम के बीच में भी कार्टिलेज मौजूद है और उसके अलावा जब दो बोन्स आपस में कनेक्ट हो रही तो वहाँ पर भी उनकी सरफेस पे भी ये मौजूद हो सकती है। तो इसका स्मूथ सरफेस होता है और इस तरह से आसानी के साथ में मूवमेंट हो सकती है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगी। दूसरी किस्म है फाइब्रो कार्टिलेज, ये स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट होती है और ये कहाँ पर मौजूद हो सकती है? ये मौजूद हो सकती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, यानी कि एक वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है और जो दूसरी बोन है, दूसरा वर्टिब्रा है, उन दोनों के बीच में जो डिस्क मौजूद होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहाँ पर ये मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा जब दो कोक्सल बोन्स आपस में जुड़ती हैं, एक ये कोक्सल बोन है और दूसरी ये, तो जहाँ पर ये जुड़ रही हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, वहाँ पर ये मौजूद हो सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो नी का रीजन है वहाँ पर नीचे की तरफ ये 2 सी शेप की रिंग्स इस तरह से मौजूद होती हैं, तो इन्हें हम मेनेसी कह रहे हैं, मेनेसी ऑफ नी, वहाँ पर भी ये मौजूद हो सकते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप होती है, पिना में मौजूद हो सकती है। उसके अलावा ये एपिग्लोटिस में मौजूद हो सकती है। उसके अलावा ये हमारा एयर कैनाल जो है वहाँ पर भी मौजूद हो सकती है और एक ट्यूब होती है जो मिडल एयर से नाक को कनेक्ट कर रही होती है, तो वहाँ पर भी यूस्टेशन ट्यूब में भी मौजूद हो सकती है। उसके अलावा लेरिक्स में भी ये मौजूद हो सकती है। तो ये शेप को मेंटेन करती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही होती है इलास्टिक कार्टिलेज। अब हम जॉइंट्स और उनकी टाइप्स के बारे में जिक्र करते हैं। जॉइंट हम ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं।
तो ये आर्टिकुलेटिंग कनेक्टिंग फंक्शनल जंक्शन है, यानी कि जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं और काम करती हैं। तो दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़कर काम करें उस जगह को जॉइंट कहेंगे। 360 के करीब जॉइंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन टिश्यू के हिसाब से की गई है कि कौन सी जगह पर कौन सा टिश्यू मौजूद है। 3 तरह की किस्में हमारे पास बनती हैं। एक को फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है, दूसरे को कार्टिलेजिनस जॉइंट कहा जाता है और तीसरे को साइनोवियल जॉइंट्स जो है कहा जाता है। जॉइंट्स की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी जो है कहा जाता है। तो तमाम किस्मों के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में, जिन्हें हम इमूवेबल जॉइंट्स भी कह रहे होते हैं। ये कोलेजन फाइबर के बने हुए होते हैं और दो हड्डियाँ आपस में इन कोलेजन फाइबर के ही ज़रिए से जुड़ी हुई होती हैं। काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग और या तो स्लाइटली मूवेबल होगा या कम्प्लीटली इमूवेबल होगा। ये काफ़ी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं हमारे स्केलेटन को और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी बचा रहे होते हैं। जैसे कि हमारा स्कल है, स्कल के जॉइंट्स को हम स्विचेस कह रहे होते हैं, वहाँ पर भी कोलेजन फाइबर जो है इन हड्डियों को जोड़ रही हैं। उसके अलावा गैम फोर्सेस हम कह रहे हैं जब हमारा दांत जो है वो हमारे जाग के साथ में कनेक्टेड हुआ पड़ा है। तो जाग के अंदर सॉकेट बनी हुई, वहाँ पर हमारा जाग के साथ ये जो हमारा टूथ है वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए से ही इन कोलेजन फाइबर के ही ज़रिए से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा तीसरी किस्म लिखी हुई है सिंडेस्मोसिस। एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया जा रहा है टिबियोफिबुलर जॉइंट्स, यानी कि टिबिया और फिबुला की हड्डियाँ जब आपस में जुड़ रही हैं तब ये भी इस फाइब्रस टिश्यू की यानी कि कोलेजन फाइबर के जरिए से ही जुड़ रही है। यहाँ पर इंटरओसियस मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो इंटरओसियस मेम्ब्रेन का मतलब दो हड्डियों के बीच में जो मेम्ब्रेन है, जो कोलेजन फाइबर की मेम्ब्रेन है, ये इन्हें कनेक्ट करने का काम कर रही है। दूसरी किस्म हमारे पास लिखी हुई कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें हाइलिन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद हो सकती है। तो इनके अंदर फाइब्रस टिश्यू नहीं होता, कोलेजन फाइबर नहीं होती, कार्टिलेज होती है। इनके अंदर लिमिटेड मूवमेंट होती है, तो स्लाइटली मूवेबल ये होते हैं। ये भी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्केलेटल सिस्टम को, लेकिन ये साइनोवियल जॉइंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और फाइब्रस जॉइंट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अब कार्टिलेज के हिसाब से इनकी दो किस्में आ जाती हैं। जो जॉइंट्स हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं उन्हें सिनकॉन्ड्रियोसिस जो है कहा जाता है, और जो फाइब्रो कार्टिलेज के बने होते हैं उन्हें सिम्फाइसिस कहा जाता है। तो बोन्स या तो फाइब्रो कार्टिलेज के ज़रिए से जुड़े होंगे या हाइलिन कार्टिलेज के ज़रिए से जुड़े होंगे। अब हम सबसे पहले सिनकॉन्ड्रियोसिस के बारे में जिक्र करते हैं। आपको याद होगा कि एक लॉन्ग बोन में इस तरह से सबसे पहले एपिफाइसिस का रीजन मौजूद था और दूसरा उसके नीचे डायफाइसिस का रीजन मौजूद था। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में एपिफाइसल प्लेट मौजूद होती है। तो एपिफाइसल प्लेट जो है वो इस हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। उसके अलावा कोस्टल कार्टिलेज मौजूद है जो कि रिब्स और स्टेनम को जोड़ने का काम कर रही, तो वहाँ पर भी ये हाइलिन कार्टिलेज का जॉइंट जो है मौजूद है। उसके अलावा फाइब्रो कार्टिलेज की अगर हम बात करेंगे, सिम्फाइसिस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज का जॉइंट मौजूद है। उसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस हमें देखने को मिलता है कोक्सल बोन्स के बीच में, तो वहाँ पर भी ये सिम्फाइसिस यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद है। अब हम तीसरी किस्म का जिक्र करते हैं और वो है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जो है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, तो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं बाकी जॉइंट्स के मुकाबले में। इनमें 3 चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। एक होता है सबसे बाहरी मौजूद जॉइंट कैप्सूल जो कि फाइबर्स का बना हुआ होता है, तो ये फाइब्रस आउटर लेयर होती है जो कि जॉइंट कैप्सूल हमारे पास कहलवाती है। उसके बाद इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड को सीक्रेट करती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड जो है कहा जाता है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड एक कैविटी में आ जाता है जिसे साइनोवियल कैविटी जो है कहा जाता है। जॉइंट कैप्सूल जो होता है दो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा होता है, ये दो हड्डियों को जोड़ के रखेगा। अगर हम साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो कैप्सूल की अंदर की तरफ ये मौजूद होती है और कुछ सेल्स की ही थिक होती है। तो कैप्सूल ये है, इसके अंदर की लेयर जो है ये होगी साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अराउंड में जो जगह मौजूद होगी उसे साइनोवियल कैविटी कहेंगे और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड जो है दाखिल किया जाता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है इन कार्टिलेज को, जो नीचे कार्टिलेज मौजूद है, उसे ल्यूब्रिकेट करेगा और से नरिशमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करेगा। तो फ्रैक्शन वगैरह काफ़ी कम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। उसके अलावा आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज जो है, जो यहाँ पर सरफेस पे कार्टिलेज मौजूद है, उसे भी न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन मिलती रहेगी और काफ़ी ज़्यादा शॉक एब्जॉर्प्शन भी, स्टेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट भी इन जगहों पर हमें देखने को मिलेगी जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होगा। अब हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स की 5 किस्में मौजूद हैं। सबसे पहले हिंज जॉइंट का जिक्र किया जाता है। हिंज जॉइंट जो है ह्यूमरस और अल्ना के बीच में मौजूद होता है। हमारी बाजू की जो ऊपर वाली हड्डी होती है वो होती है ह्यूमरस और उसके नीचे हड्डी मौजूद होती है अल्ना। तो इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट मौजूद है वो है हिंज जॉइंट।
ये हमारी उंगलियों में भी मौजूद होता है। तो हमारी उंगलियां आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट कर पाती हैं। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होना, ये इससे हिंज जॉइंट की वजह से हो रहा होता है। दूसरा हमारे पास है पाइवोट जॉइंट। अगर हम पाइवोट जॉइंट के बारे में बात करेंगे तो रेडियस और अल्ना जहाँ पर मिलती हैं तो ये उसके शुरुआती हिस्से में प्रोक्सिमल पार्ट में भी और उसके निचले हिस्से में भी ये मौजूद होता है। और इसकी मूवमेंट जो है वो हमें ट्विस्टिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। तो कलाई जो हमारी मुड़ पाती है वो इस पाइवोट जॉइंट की वजह से मुड़ पाती है। तो रोटेशनल या ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है ये कर रहा होता है। यहाँ कलाई में भी मौजूद होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ भी ये मौजूद होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ये तमाम डायरेक्शंस में मूवमेंट कर रहा है। ये हमारे शोल्डर में भी मौजूद है और हमारे हिप जॉइंट में भी ये मौजूद होता है। तो ऑल डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट कर रहा है। एक और जॉइंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो कि है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, और ये भी तमाम डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट कर रहा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह, लेकिन स्ट्रक्चर में ये बॉल एंड सॉकेट से मुख्तलिफ होता है। अब ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये हमारे रिस्ट में मौजूद होता है, कलाई में मौजूद होता है। तो रेडियो कार्पल जॉइंट भी हम इसको कह रहे हैं, यानी कि जहाँ पर हमारी रेडियस वाली बोन कार्पल्स के साथ जुड़ी हुई है वहाँ पर ये जॉइंट हमें देखने को मिलता है और ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट हमें करने को कर रहा होता है। एक और जॉइंट का जिक्र किया जा रहा है जो कि है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसे हम प्लेन जॉइंट भी कह रहे होते हैं, और ये सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट कर रहा होता है, यानी बेंडिंग की मूवमेंट करा रहा होता है। एक हड्डी दूसरे के ऊपर बेंड कर रही होती है। तो ये रिस्ट में भी मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम में भी मौजूद होता है, एक हड्डी का दूसरी हड्डी के ऊपर आ जाना। तो ग्लाइडिंग जॉइंट, इस तरह से ये हमारे पास 5 ग्रुप्स जो हैं डिस्कस किए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है अर्थराइटिस। एमडीकेट के सिलेबस के अंदर बस यही एक डिसऑर्डर डिस्कस किया गया है। अगर अर्थराइटिस की बात करेंगे तो TIS का जब यूज़ हो रहा होता है तो आमतौर पर इससे मुराद जो है इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग हो रही है यहाँ पर। और किसकी स्वेलिंग हो रही है? अर्थरो, यानी कि जॉइंट्स हमारे जो हैं वो स्वेल हो रहे हैं। तो इन्फ्लेमेशन या उनका टूटना जो है जॉइंट्स का हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके दौरान हमें पेन भी हो सकता है और स्वेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, जिस वजह से फिर हमारा मूवमेंट कर पाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इसके अंदर अलग अलग तरह के अर्थराइटिस है, तो उनकी अलामात के अंदर भी फ़र्क होगा और ट्रीटमेंट भी उनका अलग अलग होगा। आमतौर पर अर्थराइटिस जो है वो बूढ़े लोगों में ज़्यादा हो रही होती है। तो एजिंग के साथ अर्थराइटिस जो है वो हो रही होती है, लेकिन एजिंग का एक नॉर्मल पार्ट ये नहीं होता। और अगर अर्थराइटिस को शुरुआती वक्त के अंदर ट्रीट किया गया, डायग्नोस किया गया, तो फिर पेन और आगे का जो मामला होगा जॉइंट का वो महफूज रह सकता है। अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करेंगे तो जॉइंट्स में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, सख्त हमें देखने को मिलेंगे, स्टिफनेस हमें हो जाएगी, वो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, रेडनेस भी जॉइंट के अराउंड हो सकती है और जॉइंट की मूवमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो चुकी होगी। उसके अलावा आमतौर पर इसका डायग्नोस करना और उसके बाद लाइफस्टाइल को चेंज करना। अगर खुराक ऐसी इस्तेमाल की जा रही है जिसके अंदर फैट ज़्यादा है तो ये भी जो है अर्थराइटिस को बढ़ा सकता है। मेडिकेशन का इस्तेमाल और उसके अलावा फिजियोथेरापी जो है, एक्सरसाइज जो है, ये इन सिम्टम्स को बेहतर करने में इस्तेमाल हो सकती हैं ये तमाम चीज़ें। अब अगर हम अर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में जिक्र करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली टाइप लिखी हुई है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक ऐसी किस्म जिसके अंदर जो हमारे कार्टिलेज है जॉइंट वाली वो टूट जाती है, और टूटने की वजह ये होती है कि जॉइंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है लग रहा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा अर्थराइटिस की कॉमन टाइप जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। फिर एक और किस्म हमारे पास लिखी हुई वो है एनक्लोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ये हमारी स्पाइन को असर कर रही होती है और आमतौर पर लोअर बैक में ये हो रही होती है। एक और अर्थराइटिस की किस्म है जिसे गाउट जो है कहा जाता है, ये आमतौर पर यूरिक एसिड की वजह से होती है। तो जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमा हो जाए तो इस तरह से गाउट जो है हमारे पास हो रही होती है। एक और है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जॉइंट्स को, खासतौर पर साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करेगा। तो ये है हमारे पास रेमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास अर्थराइटिस और इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तौर पर मौजूद रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। अगर हम हमारे ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो हमारा ह्यूमन स्केलेटन 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है उसे कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा जो कि इस एक्सियल पार्ट के साथ अटैच हुआ होता है उसे कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम हमारे एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारा स्कल आ जाता है। उसके अलावा हमारा बैकबोन जो है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा रिब केज आ जाता है, थोरेसिक केज भी हम इसको कहते हैं, और एक बोन आ जाती है जिसे हाइयोइड बोन कहा जाता है। तो ये 4 हिस्से आमतौर पर आपको एक्सियल स्केलेटन में देखने को मिलेंगे, और इन हड्डियों की तादाद टोटल 80 हो जाती है।
जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमारी बाजुएं आ जाती हैं और उन बाजुओं के साथ जुड़ी हुई हड्डी आ जाती है जो कि शोल्डर बोन होती है। इस तरह से हमारी टांगें आ जाती है और टांगों के साथ जुड़ी हुई हमारी हड्डियाँ हो सकती हैं जिन्हें हम कॉक्सल बोन कह रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर तादाद 126 जो है हो जाती है। तो 126 बोन्स हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में और एक्सियल स्केलेटन में हमारी 80 बोन्स, जिनको अगर हम सम करते हैं तो 206 हमारे पास आंसर आता है। तो स्कल के अंदर 28 बोन्स मौजूद होती हैं। स्कल में 28 बोन्स किस तरह से हैं उसकी भी हम लोग डिवीजन करते हैं। 8 बोन्स जो हैं ये हमारी क्रेनियल बोन्स कहलवाती हैं। क्रेनियल बोन्स का मतलब जो हमारे सर के हिस्से में मौजूद होंगी, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होंगी। तो 8 हमारे पास क्रेनियल बोन्स, इनके अंदर एक फ्रंटल बोन होगी, एक इथमॉइड बोन होगी, एक सिफेनॉइड बोन होगी। उसके अलावा 2 हमारे पास पेरिटल बोन्स होंगी, 2 कानों वाली जगह पर टेम्पोरल बोन्स होंगी और एक सर के पीछे हमारी बोन मौजूद होगी जो कि होगी ऑक्सीपिटल बोन। तो इस तरह से हमारे पास 8 हमारे पास क्रेनियल बोन्स होती हैं जो हमारे क्रेनियम बॉक्स को बना रही होती हैं। उसके बाद 14 बोन्स हमारे पास हमारे बकाया हिस्से के अंदर मौजूद होती है। तो 14 बोन्स और 8 बोन्स ये हमारे पास 22 बोन्स हो जाती हैं। जबकि कानों के अंदर छोटी सी बोन्स मौजूद होती हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है। हर कान में 3-3 मौजूद होती है। तो हमारे 2 कान हैं तो 6 हमारी ऑसिकल्स होंगी। तो हमारे पास फेशियल बोन्स 14 मौजूद हैं। इसमें से एक सवाल ये आता है कि मूवेबल फेशियल बोन कौन सी होती है। तो ये जो हमारे लोअर जा की बोन है जिसे मैंडिबल कहा जाता है, ये हमारी मूवेबल बोन होती है। फिर ऑसिकल्स हमारी जो है वो 6 होती हैं। 2 मेलस होती हैं। मेलस की शक्ल जो है वो हैमर से मिलती है तो इसलिए इसको हैमर कहा जाता है। इनकस जो है उसे एनविल कहा जाता है। 2 एनविल होती है और 2 जो है हमारे पास स्टेप्स या जिन्हें स्टेप्स कहा जाए ये वाली हड्डियाँ मौजूद होती हैं और ये साउंड वेव्स को आगे पहुंचाने का काम कर रही होती हैं। तो स्कल के अंदर 28 बोन्स, 8 हमारे पास क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स और 6 ऑसिकल्स हो जाएंगी। इसी तरह से एक यू शेप की बोन होती है जिसे हायोइड बोन कहा जाता है, जिसके साथ हमारी ज़ुबान अटैच हुई पड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम जो कि बैकबोन है वो 26 हड्डियों का बना हुआ है। आमतौर पर लोग समझते हैं ये एक हड्डी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक ये बोन है, उसके बाद एक और बोन शुरू हो जाती है, बीच में कार्टिलेज है, फिर एक और बोन इस तरह से। तो ये हमारे पास टोटल आमतौर पर 26 बोन्स हमारी बन जाती हैं। इसी तरह से इस रिबकेज के अंदर 25 बोन्स बन जाती हैं। ये जो रिब्स हैं जो कि हमारे सामने अटैच हुई पड़ी, इनकी तादाद 24 होती है और एक ये वाली बोन इसे स्ट्रेनम कहा जाता है। तो एक स्ट्रेनम और 24 रिब्स हो जाती हैं। इस तरह से रिबकेज का तादाद 25 हमारे पास बन जाता है। तो 25 रिबकेज के अंदर बोन्स हो गई, 26 हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स हो गई, इनका तादाद हमारे पास बनता है 51। 51 को अगर हम एक और को जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 52 और 52 के अंदर अगर हम 28 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाती हैं 80 बोन्स। तो ये तमाम पार्ट्स हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। हमारा ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर की तरफ मौजूद होता है और उसके अलावा इस वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों में भी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब वर्टिब्रल कॉलम को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। गर्दन की तरफ जो मौजूद हैं वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स, इन्हें हम वर्टिब्रा कहेंगे। जो गर्दन में मौजूद हैं वो है 7 वर्टिब्रा, तो 7 सर्विकल वर्टिब्रा मौजूद हैं। फिर सीने वाले हिस्से के अंदर 12 मौजूद है थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद कमर वाले हिस्से के अंदर 5 ल्यूम्बर वर्टिब्रा मौजूद हैं। उसके बाद जो हमारे पास टेल रीजन मौजूद है वहाँ पर जो है बेसिकली 5 हड्डियाँ होती हैं, 5 वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन वो जुड़ करके एक बन जाती हैं। तो एक सेक्रम वाली बोन हो गई और एक जो है बिल्कुल टेल के नीचे वाली बोन जो है कॉकेक्स, तो वो भी 4 हड्डियों का बना हुआ पार्ट होता है। तो यहाँ आप सर्विकल को देख रहे हैं जो कि हमारी गर्दन में मौजूद है, नेक के अंदर लोकेटेड है। थोरेसिक को भी आप देख रहे हैं जो कि हमारे चेस्ट में लोकेटेड है और इसके साथ रिब्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। जो एब्डोमेन में मौजूद है वो हमारे पास है ल्यूम्बर वर्टिब्रा है, उसके बाद सेक्रम और उसके बाद कॉकेक्स। तो इन तमाम हड्डियों को आप जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 26 बन जाती हैं। लेकिन वर्टिब्रा को अगर अलग अलग काउंट करेंगे, सेक्रम को अगर हमने 5 काउंट किया और कॉकेक्स को अगर हमने 4 काउंट किया तो इस तरह से ये 33 वर्टिब्रा हमारे पास बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप इनकी तादाद को भी देख सकते हैं। सर्विकल 7, थोरेसिक 12, ल्यूम्बर 5, सेक्रम जो है वो 1 जबकि वो 5 का ही बना हुआ है और कॉकेक्स 1 जबकि वो 4 वर्टिब्रा का बना हुआ है।
फिर हम बात करते हैं रिब केज के हवाले से। रिब केज जो है वो रिब्स और स्टेनम का बना हुआ होता है। रिब एक सीधी हड्डी होती है जो कि थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, और उसके अलावा इसका मुड़े हो जाने की वजह से ये जो स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि थोरेसिक ऑर्गन्स जो है, चेस्ट में मौजूद ऑर्गन्स जो है वो वहाँ पर मौजूद रह सके। अब रिब्स जो है उनके 12 पेयर्स होते हैं, 12 रिब्स के जोड़े होते हैं, 12 एक तरफ होती हैं, 12 दूसरी तरफ होती हैं। उनके अंदर जो 7 हड्डियाँ होती हैं वो डायरेक्टली स्टेनम के साथ जुड़ी होती हैं और उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। तो शुरुआती 7 हमारे पास जो है वो ट्रू रिब्स कहलवाती हैं। फिर उसके बाद बाकी जो 5 पेयर्स होते हैं उन्हें फॉल्स रिब्स जो है कहा जाता है, यानी कि 10 जो है वो फॉल्स रिब्स कहलवाएंगी। शुरू की 14 जो है वो हमारे पास ट्रू रिब्स कहलवाएंगी, 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ। इसी तरह से 5 पेयर्स जो है वो फॉल्स रिब्स कहलवाएंगे। इन फॉल्स रिब्स में से भी 2 पेयर जो होते हैं नीचे वाले वो स्टेम के साथ जुड़े हुए ही नहीं होते, तो उनको फ्लोटिंग रिब्स जो है कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास शुरुआती 7 पेयर्स हैं जो कि एक कार्टिलेज जिसे कोस्टल कार्टिलेज कहा गया है, तो उस कोस्टल कार्टिलेज के साथ में ही ये 7 पेयर्स डायरेक्टली इस स्टेनम के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी की आप देख रहे हैं 8वां 9वां और 10वां, ये जो हैं इसी एक ही कार्टिलेज के ही ज़रिए से इस स्टेनम के साथ जुड़े हुए हैं। तो खुद से ये कोई अलग से कार्टिलेज के ज़रिए से स्टेनम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जबकि 11वां और 12वां पेयर जो हैं ये इस स्टेनम के साथ किसी तरह से भी जुड़े हुए नहीं हैं, तो इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। तो ये पेयर्स आप याद रखिएगा, शुरुआती 7 पेयर्स ये हमारे पास ट्रू रिब्स, बाकी के 8वां और 9वां और 10वां और 11वां और 12वां, बाकी के 5 पेयर्स जो है वो हमारे पास फॉल्स रिब्स कहलवाएंगे। 3 रिब्स तो वो फिर भी एक कॉमन कोस्टल कार्टिलेज के ज़रिए से वो अटैच हुए पड़े हैं, जबकि लास्ट वाले 2 पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अटैच नहीं हुए पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के हवाले से। हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हड्डियों की तादाद होती है वो 126 हड्डियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं और 80 हड्डियाँ हमारे एक्सियल स्केलेटन में मौजूद हैं। टोटल मिला करके हमारे पास 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो पेल्विक ग्रिडल का एक हिस्सा होगा और एक पेक्टोरल ग्रिडल का हिस्सा होगा, और बाकी की जो बोन्स होंगी वो पेल्विक ग्रिडल के साथ जुड़ी हुई होंगी या पेक्टोरल ग्रिडल के साथ जुड़ी हुई होंगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हड्डियाँ मौजूद हैं, अगर आप इनको जूम इन करके देखेंगे तो यहाँ पर 2 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। एक बोन जो है वो बैक साइड पे ये मौजूद है, इसे कहा जाता है स्केपुला, जिसके साथ हमारी बाजू जो है जुड़ी होती है, और एक सामने वाली ये बोन होती है जिसे कहा जाता है क्लेविकल। तो हमारे पास 2 क्लेविकल हैं और इसी तरह से हमारे पास ये 2 स्केपुला मौजूद है जो कि ब्लू कलर से इन्होंने ज़ाहिर की हुई है। तो 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला, टोटल ये हमारे पास 4 बोन्स बनती हैं और इन्हें हम हमारी पेक्टोरल ग्रिडल कह रहे होते हैं। तो 4 हड्डियाँ हमारी पेक्टोरल ग्रिडल में मौजूद होती हैं और 60 हड्डियाँ हमारी इस बाजू में मौजूद होती हैं। अब बाजुओं के अंदर 60 हड्डियाँ किस तरह से हैं, अगर हम एक इंडिविजुअल बाजू की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बोन मौजूद है, इस बड़ी सी बोन को ह्यूमरस कहा जाता है। फिर 2 हड्डियाँ आती हैं, एक को रेडियस और दूसरे को अल्ना जो है कहा जाता है। रेडियस जो होती है वो हमारी थंब की साइड पर मौजूद होती है, जबकि अल्ना जो होती है वो यहाँ पर फिंगर की साइड पर मौजूद होती है। तो 2 बोन्स होंगी, एक रेडियस और दूसरी अल्ना। तो 3 हड्डियाँ ये हो जाएंगी हमारे पास, बाकी 27 बोन्स जो हैं ये हमारे इस हाथ में आ जाएंगी। इस तरह से टोटल ये 30 बोन्स एक बाजू में और 30 बोन्स दूसरी बाजू में, 60 बोन्स इस तरह से हो जाएंगी। अब जो हमारी कलाई में हड्डियाँ मौजूद होती हैं उन्हें कार्पल्स कहा जाता है। एक हाथ के अंदर 8 कार्पल्स होती हैं। उसके बाद मेटाकार्पस आती हैं जो कि कार्पस से निकली हुई हड्डियाँ होती हैं, जो कि तादाद के अंदर 5 होती हैं। तो 5 मेटाकार्पस और 8 जो हैं कार्पल्स हो जाती हैं। ये टोटल मिला करके हमारे पास जो हैं 13 हड्डियाँ हो जाती हैं। और इस तरह से फिर हमारी जो उंगलियों वाली हड्डियाँ होती हैं इन्हें फ्लेंजेस कहा जाता है। यहाँ पर 3 हड्डियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और इस अंगूठे के अंदर 2 हड्डियाँ मौजूद हो। तो टोटल मिला करके ये 14 बोन्स हो जाती हैं। 14 बोन्स ये हो गई और 13 बोन्स ये होगी। तो टोटल मिला करके इस हाथ वाले रीजन के अंदर 27 बोन्स आती हैं। 27 बोन्स ये हो गए और 3 बोन्स ऊपर वाली, तो ये हमारे पास 30 बोन्स होती है। 30 बोन्स एक तरफ और 30 बोन्स दूसरी बाजू में होंगी। इस तरह से 60 बोन्स हमारी बाजुओं में होंगी और उसके अलावा 4 बोन्स वो ये हो जाएंगी, 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला। तो 64 बोन्स आपको हमारे ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलेंगी। या इनकी तादाद को इस तरह से आपके लिए वाज़ह करके
लिखा हुआ है, लेकिन आप सिंगल को ही काउंट करके आसानी से फिर याद कर सकते हैं, क्योंकि जितना कम नंबर होगा उतना ज़्यादा आसानी से याद आप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल के हवाले से, जो कि बॉडी का वज़न उठाने में मदद करे, क्योंकि ज़्यादा वज़न जो है वो इन्हीं रीजन्स पे लग रहा है, मूवमेंट भी कर रही होती हैं और हमारे यूरिनरी सिस्टम के और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को बचाने का भी काम कर रहे होते हैं। अब पेल्विक ग्रिडल और उसके साथ जो हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं वो है लोअर लिम्ब। इनमें तादाद जो हड्डियों की होती है वो 62 हो जाती हैं। फिर वही बात कि टांगों के अंदर जो हड्डियाँ होंगी वो 30 होंगी, 30 एक टांग में होगी और 30 दूसरी में होंगी। और पेल्विक ग्रिडल के अंदर 2 हड्डियाँ होंगी, एक ये वाली बोन होगी जिसे कॉक्सल बोन कहा जाएगा, और दूसरी ये वाली बोन होगी, ये दूसरी हमारे पास कॉक्सल बोन हो जाएंगी। तो इन्हें कॉक्सल बोन्स, हिप बोन्स, या आपकी बुक में जिसे लिखा हुआ इनोमिनेट, यानी कि ऐसी बोन जिनका नाम कोई नहीं है, इस तरह से ये हमारे पास हड्डियाँ हो जाती हैं। ये जो कॉक्सल बोन होती हैं ये खुद 3 हड्डियों की बनी हुई होती हैं। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इलियम कहलवाता है, उसके बाद इसका निचला हिस्सा जो है वो इस्चियम कहलवाता है, और बीच के अंदर जो है प्यूबिस का पार्ट मौजूद होता है। तो 3 हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ होकर के एक सिंगल कॉक्सल बोन बना रही होती हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेती है। तो इनका शेप बॉल शेप का होता है, एक ऐसा शेप जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसका जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ने की वजह से, सेक्रम के साथ जुड़ने की वजह से रिंग शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। 2 कॉक्सल बोन्स आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस के ज़रिए से, कार्टिलेज के ज़रिए से आपस में कनेक्ट होती हैं। अब अगर हम हड्डियों की तादाद देख लें तो 2 कॉक्सल बोन्स होंगे, एक ये होगी और दूसरी ये होगी। तो पेल्विक ग्रिडल में 2 हड्डियाँ होती हैं। बाकी फीमर में एक बोन होगी जो कि सबसे बड़ी बोन होती है हमारी, उसके बाद पेटेला जिसमें एक बोन मौजूद होगी, और नीचे की तरफ टिबिया एक होगी और फिबुला एक बोन होगी। ये फिबुला जो है ज़्यादा बड़ी मोटी बोन होती है। तो ये होगी 4 बोन्स। उसके बाद टार्सल्स जो हैं 7 होते हैं। हमारे कलाई में कार्पल्स थे, लेकिन यहाँ पर टार्सल्स मौजूद होते हैं। टार्सल्स से निकलने वाली हड्डियों को मेटाटार्सल कहा जाएगा, जिनकी तादाद 5 रहेगी, और फिलेंजिन्स 14 की तादाद में मौजूद होंगे। तो इस तरह से 4 ये बोन्स हो गए और 26 बोन्स ये हो गए। टोटल मिला करके ये हमारे पास 30 बोन्स बन जाती। तो 30 एक तरफ और 30 दूसरी में 60 बोन्स और 2 कॉक्सल बोन्स, ये तादाद हमारे पास जो है 62 बन जाती, जिसको आप इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्केलेटन सिस्टम को अब कंप्लीट कर लिया। हमारा MD किट सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं।